हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। और आज 1 अप्रैल में हम एंटर कर चुके हैं, तो नया महीना, नए करंट अफेयर्स। एंड इस अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स का आपको जरा सा भी टेंशन नहीं लेना है। आप इस चैनल से जुड़े रहिए और डेली कंटेंट जो है वो ग्रास्प करते रहिए। लास्ट 2 मंथ्स का भी आप करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ में यहाँ पे हम बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आप तक लेकर के आते रहेंगे। तो नए महीने की शुरुआत, फर्स्ट टॉपिक फॉर द डे, लेट्स स्टार्ट। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये सारस क्रेन की बात कर रहा है, काफी ज्यादा चर्चे में है। दरअसल क्या हुआ है कि एक इंसान ने सारस क्रेन को बचाया है और उसके वजह से यूपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी करा है और बुक किया है उसको कि वो वायलेट किया है प्रोविजंस ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। यानी कि उसने सारस क्रेन जो पक्षी है उसको बचाया है, लेकिन उसके खिलाफ बुक करा गया है कि मतलब उसने एक चार्ज कमिट किया है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमको यह समझना पड़ेगा कि सारस क्रेन पक्षी के बारे में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं। तो ये एक लार्ज नॉन माइग्रेटरी क्रेन है। नॉन माइग्रेटरी का मतलब है कि जहां पे रहता है वहीं पे एग्जिस्ट करता है, कहीं और माइग्रेट करके नहीं जाता है, ठीक है। लार्ज नॉन माइग्रेटरी क्रेन है, जो कि आप देखोगे भारतीय सब कॉन्टिनेंट में, जब भी भारतीय सब कॉन्टिनेंट लिखा जाए इसका मतलब है कि साउथ एशिया मोस्टली, यानी कि पाकिस्तान भी आप देखोगे, बांग्लादेश भी आप देखोगे, इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, यानी कि जो आसियान नेशंस हैं, और ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे आपको सारस क्रेन वाइडली स्प्रेड मिल जाएंगे। और ये टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड है दुनिया में, मतलब वर्ल्ड लेवल में आप देखोगे तो ये टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। और ये बेसिकली आप देखोगे तो ओवरऑल ग्रे कलर में होते हैं और कॉन्ट्रास्टिंग रेड हेड होता है और अपर नेक होता है। ये बेसिकली एक सोशल क्रीचर है, यानी कि आप देखोगे पेयर्स में देखने को मिलेंगे या फिर स्मॉल ग्रुप्स जो 3 या 4, मतलब सोशली ये रहना पसंद करते हैं, ठीक है। इसके अलावा नोन टू मेट फॉर लाइफ विद अ सिंगल पार्टनर, मतलब ज्यादातर ये काफी कमिटेड होते हैं, ठीक है, इंसानों की तरह नहीं कि मतलब आज इसके साथ कल उसके साथ। तो ये ज्यादातर सिंगल पार्टनर के साथ में ही रहते हैं। और इसके साथ साथ आप देखोगे तो ये जो ब्रीडिंग सीजन है ये कोइंसाइड करता है विद हेवी रेनफॉल इन मॉनसून। जब भी मॉनसून के समय में बहुत ज्यादा बारिश होगी तो ये माना जाता है कि मतलब जब भी बरसात का मौसम होता है तभी उनका वो मीटिंग का सीजन होता है। और नेक्स्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है वाटर पे ही, नेचुरल वेटलैंड्स वगैरह पे और फ्लडेड पैडी फील्ड्स पे, ठीक है। ये सारा का सारा पॉइंट्स है। और ये बेसिकली ओमनीवोरस हैं और ये फीड करते हैं फिश पे, इंसेक्ट्स पे और रूट्स एंड प्लांट्स, मतलब कि ना हर्बीवोर्स में आते हैं ना कार्निवोर्स में आते हैं, ओमनीवोर्स हैं, दोनों ही हैं। इसके अलावा सारस क्रेन जो है वो इवन स्टेट बर्ड है उत्तर प्रदेश का। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश का स्टेट बर्ड भी है सारस क्रेन। लिस्टेड है शेड्यूल 4 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और वल्नरेबल में आता है आईयूसीएन के रेड लिस्ट में। काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। फर्स्टली सारस क्रेन जो है वो स्टेट बर्ड है उत्तर प्रदेश का, सोशल बर्ड है, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सब रीजन्स में पाए जाते हैं। साथ साथ में ये शेड्यूल 4 में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और आईयूसीएन के वल्नरेबल लिस्ट में आता है। नाउ किसी भी इंसान को कैसे बुक किया जा सकता है अंडर प्रोविजंस ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो कोई भी पर्सन जो है वो अलाउड नहीं है कि वो एक्वायर करे या फिर रखे अपने पोजेशन में, अपने पोजीशन मतलब घर में या कस्टडी में या फिर कंट्रोल में किसी भी तरीके से किसी भी वाइल्ड लाइफ को, क्योंकि वो बेसिकली एक स्टेट प्रॉपर्टी भी है अंडर सेक्शन 39 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। आपको ये तो याद नहीं रखना है, लेकिन मोटा मोटा यही है कि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो मना करता है कि क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स जो हैं या बर्ड्स जो हैं वो स्टेट के प्रॉपर्टी हैं, इस वजह से आप उनको अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर ऐसा कोई करता है तो फिर ये रिपोर्ट किया जाता है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे या फिर ऑथोराइज्ड ऑफिसर को 48 घंटे के अंदर, और फिर उसके हिसाब से मतलब काम किया जाना चाहिए। मतलब अगर आपने किया है तो आपको 48 घंटे के अंदर पुलिस स्टेशन में जाकर के बताना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के बारे में। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का ऑर्गेनाइजेशन, तो इन्होंने रिकमेंड किया है कि बढ़ोतरी होना चाहिए 0.05% का इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट्स। तो जो पीएफ डिपॉजिट होता है जो उस पर इंटरेस्ट मिलता है, तो वहां पे 0.05% इंक्रीज किया जाए इंटरेस्ट को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का, ईपीएफओ का, तो ये बेसिकली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसको बनाया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 5A ऑफ द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड्स और मिससेलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। अगेन एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टैट्यूटरी है, ये आपको याद रखना है और कौन से एक्ट से है।
और सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो है वो एडमिनिस्टर करता है ईपीएफओ को, और एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी भी है। इसका टेन्योर जो है वो 5 साल का है, और मेन फंक्शंस जो है वो एडमिनिस्टर करना फंड्स वगैरह को बोर्ड से द्वारा, और एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स को डेलीगेट करना, उसके अकॉर्डिंगली अपॉइंट करना ऑफिसर्स को और स्टाफ को, मेंटेनेंस करना अकाउंट्स ऑफ इनकम का, और एक्सपेंडिचर इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म एंड मैनर सबमिट करना ऑडिटेड अकाउंट्स वगैरह को, और इसका रिपोर्ट देना। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेंस के पर्सपेक्टिव से, वो थोड़ा हो सकता है, प्रीलिम्स के लिए नहीं है। प्रीलिम्स के लिए सारा स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, आईयूसीएन, वल्नरेबल और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 4 और स्टेट एनिमल उत्तर प्रदेश का। नाउ नेक्स्ट इज पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो ये आप मैप में देख सकते हैं, विशाखापट्टनम यानी कि आंध्र प्रदेश का रीजन, और यहाँ पे पोलावरम आपको देखने को मिल जाएगा। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने रिसेंटली इन्फॉर्म किया है कि जो पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट है आंध्र प्रदेश का, वो इतने का कॉस्ट जो है वो ओवररन कर रहा है। ना आपको ये डेटा तो नहीं याद रखना है, लेकिन ये क्या है, तो ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन मल्टीपर्पस इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो कि गोदावरी रिवर पे बनाया जा रहा है। मल्टीपर्पस मतलब कि इसका कई सारा बेनिफिट्स होगा, एग्रीकल्चर के फील्ड में, डैम के फील्ड में, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हर तरीके से मल्टीपर्पस इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो कि गोदावरी रिवर पे है। रिवर याद रखिएगा कि जो रिवर है पोलावरम में वो गोदावरी रिवर है, स्टेट जो है वो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, इसके अलावा जो प्रोजेक्ट है उसको नेशनल प्रोजेक्ट का भी दर्जा दिया गया है यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। डेवलप करना इरिगेशन वगैरह, हाइड्रो पावर और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज इस पूरे रीजन में, और ये प्रोजेक्ट जो है वो इतने मेगावाट का हाइड्रो पावर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को फुलफिल करेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है वो गोदावरी कृष्णा को लिंक भी करने का काम कर रहा है। इसके अलावा आप देखोगे तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा अगेन इंपॉर्टेंट है, गिर नेशनल पार्क। तो गिर नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, सेंटर ने कहा है सुप्रीम कोर्ट से कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो एग्जामिन करेंगे एंटायर एस्पेक्ट कि हम ट्रांसलोकेट कर सकते हैं क्या एशियाटिक लायंस, जो कि आपको पता है सिर्फ गिर नेशनल पार्क जो है गुजरात में वहीं पे पाए जाते हैं, और ताकि वो जो चीतास को एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट दिया जा सके और सक्सेसफुल एस्टैब्लिशमेंट हो सके, तो इससे ये रिलेटेड है। नाउ गिर के ऊपर सवाल हो सकता है, इसको ससन गिर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहा जाता है। ये आपको जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात में लोकेटेड है वहां पे मिल जाएगा, और प्रेजेंटली गिर ही इकलौता प्लेस है जहां पे आपको एशियाटिक लायंस देखने को मिल जाएंगे उसके नेचुरल हैबिटाट में। इसके अलावा इसको एस्टैब्लिश 1965 में किया गया था, लेकिन इनिशियली ये सैंक्चुरी था, बाद में 1975 में ये एक नेशनल पार्क बन गया। मलधारी एक कम्युनिटी है जो कि रिलीजियस पेस्टोरल कम्युनिटीज हैं, यानी कि चरवाहे। तो ये बेसिकली मलधारी कम्युनिटी गिर गुजरात वाले रीजन से जुड़ा हुआ है, और इनका सेटलमेंट को नेसेस भी कहा जाता है। ये पार्ट है कठियार गिर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट्स का, यानी कि गुजरात वाले रीजन में ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है, कई सारे मेजर पेरेनियल रिवर्स है। पेरेनियल मतलब कि हर समय जल होता है उसमें, तो वो हिरन है, शेत्रुंजी है, धातर वादी है, शिंगोड़ा है, अंबाजल, रावल, मचुंदी। ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं है नाम रखना, एक दो हिरन जैसे नाम आप याद रख सकते हैं, वरना मतलब पेरेनियल रिवर्स भी वहां से फ्लो होते हैं, आप इससे इसको रिलेट कर सकते हैं। फ्लोरा में आप देखोगे तो टीक है, तुदलो है, खैर है, बेर है, देसी बबल, ये सारे नाम है, अगेन सारा इंपॉर्टेंट नहीं है। फौना में आप देखोगे तो फौना आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो, क्योंकि ये फौना दरअसल हर जगह सारे फौना पाए जाते हैं, अनटिल अनलेस कोई एक्सेप्शन है, जैसे गिर का एक्सेप्शन है कि यहीं पे एशियाटिक लायंस पाया जाता है, इसलिए गिर इंपॉर्टेंट है, तो वो अलग चीज है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिकमेंडेशंस ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी फॉर यूपीएससी। तो जो यूपीएससी के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसी से रिलेटेड है, पार्लियामेंट्री कमिटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दिया है, तो इसको लेकर के भी हम पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला चीज, पार्लियामेंट्री कमिटी ने रेकमेंड किया है कि रिड्यूस कर दिया जाए सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन साइकिल का, एज अकॉर्डिंग टू द डेटा जो यूपीएससी ने प्रोवाइड किया है। एवरेज टाइम जो लिया जाता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को होने में, डेट ऑफ इशू नोटिफिकेशन के दिन से लेकर के रिजल्ट डिक्लेयर करने से, वो लगभग 15 महीने का है। मतलब मान लीजिए इस साल का जैसे हम एग्जांपल पकड़ लेते हैं, तो नोटिफिकेशन फरवरी में आ गया, फरवरी 2023 में, लेकिन फाइनल रिजल्ट होते होते वो आप देखोगे मई 2024 हो जाता है। कुल मिलाकर के औसतन 15 महीने, तो इसी का टाइम पीरियड कम करने की बात करी गई है। नाउ अगर रिड्यूस किया जाए सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन सिलेक्शन साइकिल को, तो ये बेसिकली क्योंकि लॉन्ग रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मतलब इंसान के प्राइम ईयर्स भी जाते हैं, कैंडिडेट का प्राइम ईयर्स भी जाता है, और माना जाता है कि ये ऑर्डिनरीली मतलब 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब इतना फास्ट हो कि 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। और रीजंस को एग्जामिन करने की बात करी गई है, क्योंकि लो टर्नआउट हो जाता है कैंडिडेट्स का। एक्चुअली कहीं ना कहीं उनका ये मानना है कि इतना लंबा प्रोसेस हो, तो इसलिए भी लोग एग्जाम देना नहीं चाहते हैं।
इसके अलावा कमिटी रेकमेंड करती है यूपीएससी को कि वो फर्निश करे डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन फीस जो वो लेती है और पिछले 5 साल में जो उसने फीस कलेक्ट किया है। और इसके अलावा इसने रेकमेंड किया है कि यूपीएससी जो है वो स्टेप्स उठा सकती है कि वो पब्लिश करे आंसर की राइट आफ्टर द प्रिलिमिनरी स्टेज। मतलब इन्होंने ये भी कहा है जो बिल्कुल होना चाहिए। दरअसल यूपीएससी का जो आपको पता होगा, जो लोगों ने प्रीलिम्स दिया होगा, इसका जो प्रीलिम्स का आंसर की आता है वो फाइनल रिजल्ट हो जाने के बाद में, जब सक्सेसफुल कैंडिडेट्स भी हो जाते हैं, उसके बाद ये फाइनल आंसर की जो है वो जारी करते हैं। तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये सही कहा है कि बिल्कुल प्रीलिम्स के तुरंत बाद जब आप रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हो प्रीलिम्स का, तो फिर आप आंसर की जारी उसी समय करो ना। एग्जाम होने के बाद में आप आंसर की, क्योंकि स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये बेनिफिट होगा स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आंसर की जब जारी हो जाएगा प्रीलिम्स होने के बाद में, जिसका सिलेक्शन हो रहा है वो मेंस के लिए अपने आप आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि वो यूपीएससी का ऑफिशियल आंसर की होगा, तो कोई किसी कोचिंग मटेरियल को जाकर के नहीं एक्सप्लोर करना होगा। दूसरा चीज है कि अगर जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है वो वहीं पे एनालाइज करेगा और पूरा साल अपना दे सकेगा अगले अपकमिंग अटेम्प्ट के लिए, तो वो स्मार्टर स्ट्रेटेजी होगा। यहाँ पे क्या होता है कि जब तक रिजल्ट आता है, आंसर की आता है, लोग देख नहीं पाते, क्योंकि वो अगले प्रीलिम्स की तैयारी में 2-4 दिन का ही अंतर रह जाता है, तो उसके वो तैयारी में लगे रहते हैं, तो अपनी गलतियों को बहुत ज्यादा नहीं वो सीख पाते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। इसके अलावा पैनल ने कहा है कि एक्सपर्ट कमिटी भी बनाया जाए ताकि वो प्रेजेंट स्कीम जो है रिक्रूटमेंट का उसको देख सके और इक्वल अपॉर्चुनिटी दे सके इंग्लिश मीडियम को भी, और जो नॉन इंग्लिश मीडियम रूरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी, और साथ साथ में मतलब दोनों को बैलेंस करने की बात करी गई है। और जो चेंजेस लाया जाएगा स्कीम में, पैटर्न को, सिलेबस को, इन सबको ध्यान में रख करके, और इसके अलावा आप देखोगे तो फीडबैक भी लिया जाना चाहिए और इम्प्रूवमेंट वगैरह किया जाना चाहिए इस पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस का। तो कहीं ना कहीं ये वैसे तो एग्जाम के लिए शायद उतना रेलिवेंट ना हो, लेकिन जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था जो हमने डेली करंट अफेयर्स में ऐड किया है। और साथ साथ में आई होप कि यहाँ पे आपने जो भी कुछ नया सीखा, सारस ग्रेन के बारे में, पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में, या फिर गिर के बारे में, ये तीनों से सवाल आ सकते हैं, तो आपने नया कुछ बेहतर जाना होगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा डेली ऐसे कंटेंट के लिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। आप अगर किसी और तरीके का भी कंटेंट चाहते हैं तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।